हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसको आज हम अच्छे से समझेंगे। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो कल डाली थी, तो इसे आज हम समझेंगे डिटेल में। देखिए, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी थी, इसको सबसे पहले बताया था दो साइंटिस्ट ने आपके 1940 में। दो साइंटिस्ट ने बताया था। कौन कौन थे वो? पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके सिडविक एंड पोवेल। दो साइंटिस्ट थे आपके। इन्होंने सबसे पहले इसको बताया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को, वेस्पर थ्योरी को। अब इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस कर इसे फर्दर दोबारा से दिया था। दो साइंटिस्ट ने बताया था दोबारा से इसको। किसने? 1957 में। अब इसको फर्दर दोबारा डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने 1957 में। कौन कौन साइंटिस्ट थे आपके वो? नाइहोम एंड गिलिस्पी। दो साइंटिस्ट थे, नाइहोम और गिलिस्पी। इन्होंने इसको फर्दर थोड़े से इसमें कुछ चेंजेस कर इस थ्योरी को दोबारा बताया था। अब देखिए ये थ्योरी क्या कहती है। अब इस थ्योरी के नाम से समझिए। पहले तो नाम से ही आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। कैसे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो सेंट्रल एटम है, वैलेंस शेल का मतलब बाह्य कोश, इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, पेयर मीन्स युग्म, रिपल्सन मीन्स प्रतिकर्षण। ये थ्योरी कहती है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण लगता है। उसी बात को ये थ्योरी बताएगी। ठीक, कि जो सेंट्रल एटम है, भाई देखो सेंट्रल एटम है, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होगा भी। ये जो सेंट्रल एटम होगा आपका, ये क्या करेगा? इसके चारों तरफ एटम्स होंगे, उन्हें क्या बोल देते हैं हम? सराउंडिंग एटम्स। अब ये सेंट्रल एटम इन सराउंडिंग एटम के साथ क्या करेगा? मिनिमम, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े बहुत, ज़्यादा भी नहीं, तो क्या एक बॉन्ड तो वो इन सेंट्रल एटम के साथ ज़रूर बनाएगा। भाई मान लो हमारे पास ये है सेंट्रल एटम ए, ठीक। अब यहाँ पर है ये सराउंडिंग एटम्स। अब इनके साथ ये ज़्यादा भी नहीं, कम से कम एक बॉन्ड तो ज़रूर बनाएगा ही। अब क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे ये दो तरीके के हो सकते हैं। अब समझिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं ये दो तरीके के कैसे? भाई कुछ तो क्या कर रहे होंगे? बॉन्ड बना रहे होंगे। कुछ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे या बॉन्ड बनाएंगे। उनको बोल देते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बंद बनाने में। अब कुछ क्या करेंगे? इस सेंट्रल एटम से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर रहेंगे इस तरीके से, नॉन बॉन्डेड की फॉर्म में बॉन्ड नहीं बना रहे। अब ये क्या है? फ्री अवस्था में है, फ्री मुक्त अवस्था में। उनको बोल देते हैं हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्ड नहीं बना रहे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, दूसरा इनका नाम होता है लोन पेयर। इनको लोन पेयर भी बोलते हैं हम। ठीक, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उन्हें क्या बोल देते हैं हम? लोन पेयर। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें बोल देते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो क्या कहा कि सेंट्रल एटम पे दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जो बॉन्ड बना रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे। अब क्या हुआ? अब ये कहती है कि अगर उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है, मतलब मान लो उस पर सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हैं? बॉन्ड बनाने वाले बॉन्ड पेयर। ठीक, तो अब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो शेप के इक्वल होगी। भाई वेस्पर थ्योरी हमें क्या बताती है? वेस्पर थ्योरी हमें बताती है मॉलिक्यूल की शेप के बारे में। और जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आपको मैं एक बार बता दूं, जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उनके अरेंजमेंट पर। ठीक, केवल सराउंडिंग एटम के अरेंजमेंट पर, सराउंडिंग एटम्स के अरेंजमेंट को या फिर बोल लो बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है आपकी शेप। तो अब क्या कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही तरीके के होंगे तो अब इनके बीच जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा? कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वो यूज़ की हो जाएगी शेप। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। भाई मान लो डिफरेंट है, बॉन्ड पेयर भी हैं और कैसे भी है? लोन पेयर भी हैं। तो अब इनके बीच जो रिपल्सन लगेगा वो कैसा लगेगा? डिफरेंट।
यही ये थ्योरी बताती है। समझ रहे हो आप कि ये थ्योरी क्या बता रही है कि सेंट्रल एटम पर दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, कुछ बॉन्ड बनाएंगे और कुछ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अगर सारे ही सेम है, बॉन्ड बना रहे हैं या सारे ही लोन पेयर हैं, तो अब इनके बीच रिपल्सन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर क्या हो कि कुछ बॉन्ड पेयर हो, कुछ लोन पेयर हो, तो अब इनके बीच जो रिपल्सन लगेगा वो भी डिफरेंट होगा। उसके लिए रिपल्सन ऑर्डर है आपका, उसके लिए इन्होंने एक रिपल्शन ऑर्डर बता दिया वैलेंस शेल वेस्पर थ्योरी ने। क्या होता है वो रिपल्शन ऑर्डर, वो होता है लोन पेयर के का सबसे ज़्यादा होगा लोन पेयर, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर सबसे बाद में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। उसके लिए उन्होंने ये रिपल्शन ऑर्डर बताया है। क्या कहा, यही सबसे मेन बात है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की, वेस्पर थ्योरी की। यही तो ये बता रही है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच अलग अलग तरीके का प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक, ये रिपल्सन ऑर्डर है। ये रिपल्सन ऑर्डर क्या बता रहा है कि लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इससे कम होगा, सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच होगा। अब समझिए लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा क्यों है। लोन पेयर का मतलब अभी क्या बताया, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड नहीं बना रहे, तो इनकी एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। इन इलेक्ट्रॉन पेयर की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। भाई लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो होंगे ना, इस तरीके से रहते हैं लोन पेयर आपके। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्ज ज़्यादा है और कैसा है, पास है। तो अब इनके बीच रिपल्सन होगा ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड नहीं बना रहे तो एनर्जी ज़्यादा हुई तो रिपल्सन भी कैसा हुआ, ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तो बना रहे हैं बॉन्ड और एक कैसे हैं, अभी भी नॉन बॉन्डेड है, तो इनकी वजह से अब रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन यहाँ पर भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, लेकिन इससे तो कम होगा क्योंकि भाई यहाँ पर तो दो हैं लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर है, रिपल्सन होगा लेकिन इससे कम होगा। अब आ जाओ यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर कैसे हैं, बॉन्डेड हैं, बंधे हुए हैं, एनर्जी कैसी है, कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा और रिपल्सन भी क्या होगा, कम। तो इसलिए बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच होगा। तो वेस्पर थ्योरी ये बताती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का सभी को क्लियर हुआ हो। तो एक बार अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। चलिए एक बार अब हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए, वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय, इसे सबसे पहले खोजा था किसने, सिडविक एंड पोवेल इन 1940। यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी, बताई थी, यही चीज़ें मैंने थ्योरी में लिखी हैं जो आपको एक्सप्लेन की है। सिडविक और पोवेल ने 1940 में इसको सबसे पहले बताया था। लेटर आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस इन इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय नाइहोम एंड ग्लिप्सी। इसके बाद कुछ चेंजेस करने के बाद इसको दोबारा से किसने दिया था, नाइहोम और ग्लिस्पी ने, दो साइंटिस्ट ने। इट सेज दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। ये थ्योरी क्या कहती है, इट सेज दैट, ये कहती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु, जो बीच वाला हमारा परमाणु एटम होता है, केंद्रीय परमाणु बोल देते हैं उसको। केंद्रीय परमाणु में के क्या होता है, वैलेंस शेल का मतलब बाह्य कोश में, केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म का अलग अलग क्या होगा, प्रकार होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म अलग अलग प्रकार के होंगे। अब क्या हुआ, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्सन आर एग्जिस्ट बिटवीन देम। इन अलग अलग इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अलग अलग तरीके का क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगता है। ये थ्योरी यही बताती है। वेस्पर थ्योरी टेल अस अबाउट द शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ अ मॉलिक्यूल। वेस्पर थ्योरी क्या बताती है हमें, मॉलिक्यूल की, अणु की क्या बताती है, आकृति, शेप, एंड बॉन्ड एंगल ऑफ अ मॉलिक्यूल, और अणु का क्या बताती है, बंध कोण। ठीक, ये बताती है। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार CH4NH3H2 आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अनुसार इन तीनों की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या आती है, sp3। अभी आगे ना मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो देखिए क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन जब हमने इन तीनों मॉलिक्यूल की निकाली तो आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, एंड इट्स ज्योमेट्री, और इनकी जो ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, इक्वल। इन तीनों की ज्योमेट्री क्या होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो ज्योमेट्री आपकी हो जाती है टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि इन तीनों की ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब क्या हुआ, एंड इट्स बॉन्ड एंगल, और इन तीनों के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा।
ये कौन कहता है आपका? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भाई, क्योंकि टेट्राहेड्रल के बीच मैंने बॉन्ड एंगल भी आपको बताया था 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल तीनों का ये होना चाहिए, ये कहती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। बट लेकिन व्हेन वी से इट इन रियल वी फाउंड दैट द ज्योमेट्री ऑफ ऑल दीज इज सेम। लेकिन जब हमने इनको रियल में देखा, क्या देखा हमने कि वी फाउंड दैट द ज्योमेट्री ऑफ ऑल दीज इज सेम, इन सभी की जो ज्योमेट्री थी वो तो टेट्राहेड्रल ही थी, सेम थी। बट द बॉन्ड एंगल एंड शेप आर डिफरेंट, लेकिन इनके बीच जो बंद कोण था और इनकी जो आकृति थी तीनों की, वो कैसी थी? डिफरेंट, अलग निकली। बिकॉज, क्योंकि जो वेस्पर थ्योरी सेज दैट ऑफ लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल देन देयर रिपल्सन विल बी वेरी हाई। क्योंकि वेस्पर थ्योरी कहती है कि अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर होंगे, यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो अब वो क्या करेंगे, उनके बीच रिपल्सन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक बार आप इस थ्योरी को यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे की थ्योरी समझेंगे और फिर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या बातें लिखी हैं मैंने। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे की थ्योरी। बिकॉज इन लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी क्लोज टू ईच अदर। लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होंगे वो क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे, क्योंकि भाई वो क्या बॉन्ड तो बना नहीं रहे वो, अब वो क्या होंगे? पास पास होंगे। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज पास पास होगा तो क्या करेगा? ज़्यादा रिपल्सन होगा उनके बीच। तो इसीलिए लोन पेयर के बीच क्या होगा? ज़्यादा रिपल्सन होगा, विल बी क्लोज टू ईच अदर। एंड नाउ इफ दे मूव अपार्ट द बॉन्ड, अब ये क्या करेंगे भाई? देखो रिपल्सन ज़्यादा है तो हर मॉलिक्यूल या आयन क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। रिपल क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो यही लिखा है कि विल बी क्लोज टू ईच अदर। एंड नाउ, और अब इफ दे मूव अपार्ट, अब ये क्या करेंगे? दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से। द बॉन्ड विल श्रिंक टूवर्ड्स द अदर। अब जो बॉन्ड होंगे, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? इस तरीके से बॉन्ड सिकुड़ जाएगा और लोन पेयर क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे। तो बॉन्ड नीचे का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिकुड़ जाएंगे, बॉन्ड सिकुड़ जाएगा। यानी कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो दूर दूर जा रहे हैं, फैल रहे हैं इस तरीके से, और नीचे का बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। towards the each other towards the other due to which the bond angle will decrease, इसलिए जो bond angle होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। and the shape will also change, और अब जो shape होगी molecule की वो भी change हो जाएगी। तो देखिए जो shape होती है अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल एटम या बॉन्ड पेयर्स। शेप में हम केवल क्या देखेंगे? जो बॉन्ड बना रहे हैं एटम, सेंट्रल एटम से जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं केवल उनको देखेंगे, लोन पेयर को हम नहीं देखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ आई आपको। अब देखिए जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में हम अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट देखेंगे हम, किसमें? ज्योमेट्री में। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में ये नहीं बताया था हाइब्रिडाइजेशन ने कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डिफरेंट होंगे तो उनके बीच रिपल्सन भी क्या लगेगा? डिफरेंट लगेगा। वो क्या कह रही थी कि चाहे डिफरेंट हो रिपल्सन क्या होगा? एक जैसा ही लगेगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उसका, सबसे बड़ी कमी थी। अब देखिए क्या हुआ, जैसे यहाँ पर है ये CH4 NH3 H2O, इनकी मॉलिक्यूल की ये क्या है? ज्योमेट्री बना दी मैंने यहाँ पर। अब देखिए इनकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों की आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। sp3 के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब क्या हुआ? ज्योमेट्री तीनों की टेट्राहेड्रल, यहाँ पर मैंने इस तरीके से कोमा दिखा दिया क्योंकि सेम होगी सभी की। अब क्या हुआ? शेप। अब आ जाओ शेप पर। शेप इन तीनों की जब हमने देखी तो डिफरेंट आई भाई। इसकी टेट्राहेड्रल ही थी, जो इसकी ज्योमेट्री थी वही शेप थी। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी लेकिन जो शेप थी वो पिरामिडल हो गई। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी लेकिन शेप बैंड या वी शेप हुई। तो ये क्यों हुआ? देखिए यहाँ पर कोई भी आपको लोन पेयर दिख रहा है? नहीं। तो रिपल्सन कैसा हुआ? सबका सेम हुआ। ठीक, एक दूसरे से दूरी पे, तो रिपल्सन यहाँ पर, अब यहाँ पर मिनिमम ही है रिपल्सन। ठीक, वैसे भी अभी हमने ऑर्डर समझा था कि लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच थोड़ा सा कम, और बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम। तो यहाँ पर सारे जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो कैसे हैं? बॉन्डेड है, बॉन्ड पेयर है सभी। तो इनके बीच रिपल्सन कैसा होगा? कम होगा। रिपल्सन कम हुआ तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो इजिकल टू होगी शेप, ऐसे कह सकते हैं हम। या इसका दूसरा मतलब क्या निकल कर आता है कि अगर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर की संख्या 0 है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही उसकी हो जाएगी शेप। तो ये चीज बताई थी आपकी वेस्पर थ्योरी ने। हाइब्रिडाइजेशन ने तो ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी हो ज्योमेट्री उसकी वही रहेगी।
लेकिन वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की नेचर चेंज होने से क्या हो जाएगा, रिपल्सन भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, डिफरेंट तरीके का रिपल्सन लगेगा उनके बीच। ठीक है, तो देखिए अब इसकी शेप, जो ज्योमेट्री थी वही इसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर जब हम आए NH3 में क्या थी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, शेप थी पिरामिडल। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन उसके बीच ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन पास पास है, रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से भी क्या करेगा, दूर जाना शुरू करेगा, दूर जाना क्या करेगा, शुरू करेगा, दूर जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये जो बॉन्ड होंगे ये कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से, ये चीज तो फैल गई, ये चीज क्या हो गई, सिकुड़ गई, ये सिकुड़ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल रह जाता है 160 डिग्री। अब जब हम इसकी शेप देखेंगे, ये तो बॉन्ड एंगल की बात भी समझा दी मैंने आपको, शेप में हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर को छुपा दो, तो शेप इसकी कैसी दिख रही है, पिरामिडल, इस तरीके की शेप दिख रही है ना पिरामिड की तरह, तो ये पिरामिडल शेप हो गई इसकी। अब यहाँ पर देखो दो दो लोन पेयर है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। अब रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा तो ये बहुत दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक, ताकि इनके बीच रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो बहुत दूर दूर जाएंगे। बहुत दूर जब जाएंगे तो ये चीज और सिकुड़ जाएगी। अब क्या हुआ, बॉन्ड एंगल और घट गया, क्या हो गया, 105 डिग्री रह गया। अब इसकी शेप जो हम देखेंगे, बॉन्ड एंगल को इस तरीके से छिपा दो, तो शेप कैसी दिख रही है आपको, उल्टा वी शेप्ड बोल रहे हैं, बैंड शेप। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल की शेप बढ़ जाएगी अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर के आने से, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का चेंज होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे इस थ्योरी के इस थ्योरी के मेन क्या पॉइंट्स थे। ठीक, फिर इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं हम कि थ्योरी क्या क्या बताती है। देखिए पहला पॉइंट क्या है इसका, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स। ये थ्योरी निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट। इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन के जोड़े, इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े होंगे आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट, और क्या कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर क्या हो जाए, चले जाएं, ताकि वो स्टेबल हो जाए, रिपल्सन कम हो जाए उनका। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। पहले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि बंध बनाने में भाग लेंगे, उन्हें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल देते हैं। सेकंड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, उन्हें हम बोल देते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर। Second point, the bonded electron pairs and non-bonded electron pairs will repel each other. जो bonded electron pairs होते हैं और non-bonded electron pair एक दूसरे को क्या करेंगे, repel करेंगे, because their electron cloud is negatively charged, क्योंकि इन पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन का जो बादल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, उस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर भेजते हैं एक दूसरे को। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट हमने यही तो लिखकर दोबारा से इसका रीजन बता दिया सेकंड पॉइंट में कि भाई ये एक दूसरे को रिपेल क्यों करेंगे। ठीक है, समझ आया आपको ये। थर्ड पॉइंट समझिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्सन होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, अलग अलग होगा। थर्ड पॉइंट समझिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर्स का क्या होगा, रिपल्सन का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, अलग होगा। कैसे, देखिए अगर पेयर कैसा है, लोन पेयर का, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है तो उनमें हमेशा रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। अगर पेयर में जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है, जोड़ा है, उसमें एक लोन पेयर है एक बॉन्ड पेयर है, तो इनका लोन पेयर से थोड़ा सा कम होगा। ठीक, अब आ जाओ थर्ड, अगर बॉन्ड पेयर है तो इनमें सबसे कम होगा। ठीक है, आ गई बात समझ, क्योंकि भाई लोन पेयर होगा, लोन पेयर एक भी है अगर, तो वो क्या करेगा, वो रिपल्सन लगाएगा, क्योंकि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है तो एक दूसरी जगह दूसरे को परेशान ही करेंगे। भाई देखो फ्री है, एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। मान लो हमने खाना पीना खाया तो हम एक तरफ तो बैठेंगे नहीं, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। इसी तरीके से ये जो लोन पेयर है ये फ्री हैं, हाई एनर्जी है इनके पास, तो ये दूसरे को परेशान करेंगे। अब तो इसको बॉन्ड पेयर पर क्या करेंगे, रिपल्सन डालेंगे, तो इसलिए रिपल्शन इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बॉन्ड पेयर का दोनों सिमिलर हैं, दोनों की एनर्जी कम है, दोनों थके हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिपल्सन कैसा होगा, कम होगा।
अब देखिए फोर्थ पॉइंट, इस पर मैंने स्टार बना दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्या? अगर लोन पेयर जीरो हैं, इफ लोन पेयर इज जीरो, अगर लोन पेयर एक भी नहीं है मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, मॉलिक्यूल में जो एटम है उन पर एक भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू हो जाएगी शेप। तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसकी क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल जैसे CH4 था, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं था, हमारा ज्योमेट्री कैसी थी? टेट्राहेड्रल। शेप भी कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और ये जो लोन पेयर है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी कि भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है, अभी लिखवाऊंगी उसको भी। तो देखिए, इफ लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर लोन पेयर जीरो नहीं है, देन ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। अगर लोन पेयर जीरो नहीं है, यानी कि एक है, दो है, मतलब है लोन पेयर, जीरो नहीं है, तो ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं होगी। जैसे भी हमने NH3 की स्ट्रक्चर देखी थी, तो उसमें एक लोन पेयर था, तो उसकी जो ज्योमेट्री थी वो तो टेट्राहेड्रल थी, लेकिन शेप उसकी क्या हो गई थी? पिरामिडल हो गई थी। अब क्या हुआ? देखिए, शेप क्या थी? पिरामिडल। यही चीज़ें मैंने लिख दी इसमें, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पर, इन दोनों का सम। और इन दोनों का सम इसे दिखाते थे हम Z से। Z क्या बताता है? इन दोनों का सम, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर होंगे, टोटल उनका जो सम है उसे हम बोल देते हैं Z। ठीक, और ये Z क्या बताएगा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में? तो देखिए, Z को निकालने का जो तरीका है, मैंने अभी आपको बोला था ना कि हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताऊंगी निकालने की, बहुत इजी हो जाएगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, जो Z है, Z कैसे बताएगा ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएगा? Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। हाफ, ये इसका फॉर्मूला होता है Z का, क्या कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को पहचानने का आपको एक तरीका बताती हूँ कि जो आपको एटम सबसे कम दिखे वो आपका क्या हुआ? सेंट्रल एटम। लाइक जैसे आपके पास है ये CO2 है मान लो, तो इसमें सबसे कम एटम क्या है? एक C है ना, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? सेंट्रल एटम। और ये बाकी के क्या हुए? सराउंडिंग एटम्स। समझ आई आपको बात? अब तो देखिए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के, तो क्या हुआ? सेंट्रल एटम के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेनी है हमें। और अगर नेगेटिव चार्ज है उस मॉलिक्यूल पर तो उसको हम कर देते हैं प्लस, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कर देते हैं? माइनस। फिर प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, फिर हम प्लस करेंगे मोनोवैलेंट एटम, एक संयोजी होगी, यानी कि जिनकी वैलेंसी या जिनकी संयोजकता एक होगी। जैसे आपका हाइड्रोजन है FCl, ये जो हैलोजन है इनकी संयोजकता भी एक होती है -1, और इसकी क्या होती है? +1। कहने का मतलब संयोजकता एक है, तो मोनोवैलेंट एटम उनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तब हमारा Z निकल कर आ जाएगा। अब ये जो मैंने टेबल लिखी है ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। तो समझिए टेबल क्या कह रही है। अगर Z की वैल्यू आती है आपकी 2, Z किस किस का सम है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, Z सबका सम है, ठीक है, कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर को हमने जोड़ दिया तो उनका जो सम आया वो Z हुआ। तो Z इज इक्वल टू 2, अगर Z की वैल्यू आती है आपकी 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। इस कंडीशन में भाई दो बॉन्ड पेयर हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि भाई बॉन्ड पेयर होंगे या लोन पेयर होंगे, दो बॉन्ड हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये नहीं बताया स्पेशली कि भाई बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अगर Z की वैल्यू आती है 2 तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, दो बॉन्ड के लिए sp आ जाती है, ज्योमेट्री लीनियर, इस तरीके की ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अगर Z की वैल्यू आती है 3, इस Z की वैल्यू 3 निकल कर आएगी तो इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। दो के लिए तो sp, दो बॉन्ड है s और p, ठीक, और अगर है 3 तो sp2, 2 और 1 3, 2p और 1 s, 3 हो गए टोटल। तो इसके लिए sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अब Z की वैल्यू हो गई अगर 4, तो Z की वैल्यू 4, तो यानी कि टोटल कितने बॉन्ड? 4। अब इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब कैलकुलेट है हमारे, तो टोटल अगर होती है 4 तो sp3 3 p के और 1 s का 4, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल इस तरीके से होगी। अगर Z की वैल्यू आती है 5 तो ज्योमेट्री sp3d, और उसके लिए जो होगी आपकी
हाइब्रिडाइजेशन sp3d और जो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके से ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री पढ़ी हुई थी, बनवाई थी मैंने आपको, ठीक। अगर z की वैल्यू आती है 6 तो sp3d2 ये हो जाएगी और ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम z की वैल्यू निकालेंगे और लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, उसके लिए भी हम पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल फर्स्ट CH4, सेकंड एग्जाम्पल मान लो मैं ले रही हूँ NH3। तो इसमें z की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि z की वैल्यू हमें हाइब्रिडाइजेशन बताएगी और हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पता चल गई तो हम उसकी ज्योमेट्री भी बता देंगे मॉलिक्यूल की। C ये क्या है आपका सेंट्रल एटम। अभी मैंने आपको बताया कि जो एटम कम होगा उसको आप क्या ले लोगे, सेंट्रल एटम। यहाँ पर जैसे ये N है, H है आपके पास 3, ये N एक ही है, तो इसे हम क्या मानते हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम की क्या करेंगे हम, Z का फॉर्मूला क्या था, Z इजिकल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या था, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो Z निकालने के लिए Z इजिकल टू हाफ, यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, अब बता दिया मैंने आपको, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। कार्बन है हमारा सेंट्रल एटम, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 4। ये क्या हुए आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन 4 हैं टोटल। अब क्या करेंगे, वैलेंस हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है प्लस, अब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम कुछ भी ना तो ऐड करेंगे ना घटाएंगे। भाई अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसको प्लस कर देते और पॉजिटिव चार्ज तो उसको माइनस, कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद आगे चलो, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो उनकी संख्या लिखनी है। मोनोवैलेंट एटम आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वैलेंसी इसकी 1 होगी, 1 ही बॉन्ड बनाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये कितने हैं 4, इन्हें ऐड कर दो 4, तो क्या आ गया हाफ इंटू 4 और 4 8, 2 चौक 8। Z की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब सिमिलरली इसी में करो, इसमें Z निकालो, Z इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गए, 5। अब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज छोड़ दो। अब उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर 3, इन्हें ऐड कर दो, हाफ, 5 और 3 8, 4। क्या आ गई Z की वैल्यू 4। तो इस तरीके से हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे। Z की वैल्यू है 4, अभी मैंने आपको टेबल बनवाई है, Z की वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, Z की वैल्यू 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर Z की वैल्यू आती है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी sp3। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू करके क्या लिख लोगे, कैलकुलेशन ऑफ Z को जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ जाएगी, ठीक। Z की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट था आपका लास्ट, उसमें हम निकालेंगे लोन पेयर को निकालने का फॉर्मूला समझेंगे। तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्डेड या बोल लो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, number of lone pair can be calculated as follows. नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कैसे, किस फॉर्मूले से, देखिए, लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस सराउंडेड एटम्स। फुली लिख देती हूँ फुल फॉर्म में, कभी आप सोचो SA क्या लिख दिया मैम ने, सराउंडेड एटम्स। सराउंडेड एटम्स जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ एटम होंगे उनकी संख्या। तो ये आता है लोन पेयर के लिए निकालने का फॉर्मूला। तो अगर मैं आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछूं कि लोन पेयर आपके कितने होंगे, भाई Z तो क्या बता रहा है, टोटल सम बता रहा है बॉन्ड पेयर का और लोन पेयर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें और इसमें लोन पेयर की संख्या कैसे निकलेगी, तो यहीं पर मैं साइड में दिखा देती हूँ कर क्या अलग से करूँ। अब जब क्वेश्चन कराऊंगी ना वहाँ पर आपको सब चीज़ें निकालनी है, अभी समझाऊंगी कैसे कैसे। देखिए यहाँ पर लोन पेयर कैसे निकालोगे आप, लोन पेयर का फॉर्मूला Z माइनस सराउंडेड एटम्स। लोन पेयर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, Z आपने निकाल लिया। यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी है 4, इधर भी Z की वैल्यू है 4,
तो 4 माइनस सराउंडेड एटम देखेंगे अब हम, सराउंडेड एटम जो सेंट्रल एटम के चारों ओर होंगे, ये है आपका सेंट्रल एटम, इसके चारों ओर हाइड्रोजन है और उनकी संख्या कितनी है 4, तो 4 माइनस 4 लोन पेयर आ गए 0। तो क्या पता चला आपको यहाँ पर जो CH4 है, मीथेन है, उस पर एक भी लोन पेयर नहीं होता। और अगर मैं इसमें पूछूं आपसे, अब चलो पहले एक बार इसको समझो, यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर निकालने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम Z माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 है ना, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम ये हो गया, ये सराउंडिंग एटम कितने हैं टोटल 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ऐसे हमने अभी देखा भी था एग्जाम्पल में, जब मैं आपको समझा रही थी तो एक लोन पेयर दिखाया था ना मैंने स्ट्रक्चर पर, तो आपको अब क्लियर हुआ कि लोन पेयर इस तरीके से निकालेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर क्वेश्चन कि इस मॉलिक्यूल में, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कैसे कि इस मॉलिक्यूल में अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं, तो Z क्या बताता है, सम बताता है ना आपको, Z क्या बता रहा है, सम बता रहा है लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का। तो अगर आपने लोन पेयर देखा तो एक भी नहीं है, तो अब इस कंडीशन में इस पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कैसे होंगे, बॉन्डेड, यानी कि इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अगर मैं इसमें पूछूं सिमिलर सेम तरीके से मैं इसमें पूछूं NH3 में कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर, तो आप क्या बताओगे, देखो लोन पेयर एक निकल कर आया है, तो लोन पेयर तो हो गया एक, और बाकी Z की वैल्यू 4 थी ना, तो Z की वैल्यू बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को बताएगी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर एक आ गया, बाकी के आपके कैसे होंगे बॉन्ड पेयर, 3 जो होंगे वो आपके होंगे बॉन्ड पेयर इसमें, और एक क्या होगा आपका लोन पेयर। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर, तो आपको Z की वैल्यू निकालनी है, फिर Z की वैल्यू निकाल कर लोन पेयर निकालने के लिए Z माइनस क्या कर दोगे, सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का सभी को क्लियर हुआ हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ये, इस एग्जाम्पल में हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, निकालनी है। फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर, कोमा हाइब्रिडाइजेशन, कोमा ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। H2O SF6, इन दोनों मॉलिक्यूल की आपको लोन पेयर भी निकालने हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी निकालनी है, ज्योमेट्री भी निकालनी है, और क्या निकालनी है, शेप। तो चलिए, जैसे हमारा है ये H2O है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, Z की वैल्यू। Z इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इस तरीके से हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर Z की वैल्यू निकालेंगे हाफ। अब हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक नंबर 8 2 6 आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कोई चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम H, हाइड्रोजन है 2 हैं, 2 ऐड कर दो, हाफ इंटू 8, क्या आ गई Z की वैल्यू 4। और Z की वैल्यू अगर आती है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। आप अच्छे से वो टेबल ज़रा याद कर लेना, वो आपको बिल्कुल रटी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ गई। अब यहाँ पर वो भी निकाल लो साथों साथ, क्या, लोन पेयर कैसे निकालोगे, Z माइनस सराउंडिंग एटम्स, Z 4, सराउंडिंग एटम 2, 4 माइनस 2 कितने हुए, 4 माइनस 2 कितने बचे, 2। तो लोन पेयर की संख्या कितनी आ गई आपकी, 2। आ गई बात समझ। लोन पेयर इसीलिए ऑक्सीजन पे हमारे 2 होते हैं। अभी जब हमने स्ट्रक्चर देखी थी उसकी, तो 2 लोन पेयर थे। अब आपको क्लियर हो गई होगी ये बात, लोन पेयर आ गए निकल कर 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें, अब हम बता देंगे कि भाई देखो Z की वैल्यू आ गई थी 4, तो इसमें 2 तो लोन पेयर होंगे, बाकी के 2 कैसे होंगे, बॉन्ड पेयर। ऐसे बता देते हैं हम। अब देखिए लोन पेयर भी आ गए, हाइब्रिडाइजेशन भी निकल गई। अब हमारे पास क्या बचा, ज्योमेट्री और शेप। हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो ज्योमेट्री भी हमारी पता चल जाएगी अब तो इजीली भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो देखिए ऑक्सीजन को रखो बीच में, सेंट्रल एटम ऐसे बना दो, 4 बॉन्ड। ये ज्योमेट्री कैसी हुई आपकी, टेट्राहेड्रल। अब 2 तो क्या है, बॉन्ड पेयर, और 2 कैसे हैं, लोन पेयर। दोनों लोन पेयर आप या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, भाई हमें ऐसी जगह ही तो रखने हैं ताकि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो उनके बीच। ऐसे रख दिया अब हमने इनको। अब ज्योमेट्री भी निकल कर आ गई,
ज्योमेट्री यहाँ पर लिख देती हूँ, ज्योमेट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये दिखा दी हमने ज्योमेट्री। अब आ जाओ शेप पर। तो आपको याद होगा शेप के बारे में मैंने क्या आपको बताया है। शेप में हमेशा हम क्या देखेंगे, बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट, या सराउंडिंग एटम का अरेंजमेंट बोल लो या बॉन्ड पेयर बोल लो, जो आपको सही लगे, जो आपको याद रह जाए। तो बॉन्ड पेयर देखने हैं अब हमें। इन लोन पेयर को छिपा दो इस तरीके से, ये लोन पेयर हमने छिपा दिए। तो अब आपको इसकी शेप कैसे दिख रही है, बैंड शेप या फिर वी शेप। तो इसकी शेप कैसी होती है, वी शेप, या इसको बोलते हैं हम बैंड शेप। एक नाम और है इसका, इसको बोल देते हैं एंगुलर। कैसी, एंगुलर शेप। तो पता चल गया आपको भाई। देखो अब हमारी सारी चीजें आ गई, लोन पेयर आ गए निकल कर, ये रहे दो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही थी मॉलिक्यूल की, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, और शेप कैसी है, बैंड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इजी लगा आपको, समझ आई ना ये बात। अब देखिए SF6 है, SF6 में ऐसे आप NH3 का भी निकालोगे, ठीक है, खुद ही निकाल कर देखना उसका भी। अब मैं NH3 का इसलिए नहीं करा रही है, सोचोगे बार बार ले मैम NH3 करा रही है, इसलिए नहीं कराया। अब जैसे हमारे पास है ये SF6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 ये होगा। अब क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं। अब क्या देखोगे आप, मोनोवैलेंट एटम, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, हेलोजन। और अभी मैंने आपको लिखवाया कि मोनोवैलेंट एटम में कौन कौन होगा, हाइड्रोजन, जिनकी वैलेंसी एक होगी, हाइड्रोजन की होती है, और जो आपके हेलोजन होते हैं FCl Bri, इन सभी की। अब क्या हुआ, कितने हैं आपको, कितने दिख रहे हैं मोनोवैलेंट एटम, 6। तो इनको क्या कर दोगे, ऐड 1/2 इंटू 6 और 6 12। कितनी आ गई Z की वैल्यू निकल कर, 6 आ गई यहाँ पर आपकी क्या, Z की वैल्यू निकल कर। ठीक, अगर Z की वैल्यू होती है 6 तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3d2। 3 और 2 5 और 1 6। sp3d2 के लिए आपकी स्ट्रक्चर याद हो आपको, कैसी स्ट्रक्चर होती है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी बनती है, इस तरीके से देखिए, 4 तो ऐसे रहेंगे प्लेन में, और 2 प्लेन के ऊपर नीचे, इस तरीके से अभी बनवाई हुई थी मैंने, ठीक। और बीच में तो आपका सेंट्रल एटम है ही, सल्फर, सल्फर ऐसे रहेगा, और 4 इस तरीके से, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, इन्हें बाद में लगाएंगे, रुकिए अभी, इन्हें हम जब लोन पेयर निकालेंगे उसके बाद लगाएंगे। देखो लोन पेयर निकालेंगे, अब लोन पेयर Z माइनस सराउंडिंग एटम। Z कितना आया है, 6। सराउंडिंग एटम कितने हैं आपके, भाई सराउंडिंग एटम यही तो होंगे ना, ये तो सेंट्रल एटम है सल्फर। सराउंडिंग एटम भी आपके क्या है, 6। तो लोन पेयर क्या आ जाएंगे आपके, 0। इस पर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी F दिखाओगे, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F। जो सारे सराउंडिंग एटम हैं वो कैसे हैं, बॉन्डेड है, या ये क्या है, सारे बॉन्ड पेयर हैं। अब आपको एक बात लिखवाई थी मैंने, स्टार बनवा के लिखवाया था, वो पॉइंट मैंने आपको क्या कहा था कि अगर लोन पेयर एक भी नहीं होगा तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, शेप। जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, शेप। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। तो क्लियर हुई आपको ये बात। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो 3 मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं, इन सभी को आपको होमवर्क में करना है खुद से ट्राई, ठीक है। जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक कितने अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है जी। तो सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये सोल्व हो गए या नहीं हो गए, और ये भी बताओगे अगर सोल्व हो गए हैं तो लोन पेयर किस मॉलिक्यूल में कितने आए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, ज्योमेट्री, सब बताओगे मुझे, ठीक है। अब देख लो आपके पास, मान लो अगर ये एग्जाम्पल है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब अगर मान लो मॉलिक्यूल पे चार्ज है तो अब हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, ये सब कैसे निकालेंगे। तो सेम वही तरीका तो वही रहेगा ना, Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज होगा प्लस कर दोगे, पॉजिटिव चार्ज होगा माइनस कर दोगे, घटा दोगे उसमें से, और क्या जोड़ोगे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम की संख्या। अब क्या हुआ, यहाँ पर
सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और कितना है 1 है, तो क्या कर दोगे 1 माइनस कर दोगे, प्लस मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन कितने हैं 3, हाफ, यहाँ पर आ गया आपका 8, ठीक, कितना आ गया 4, Z की वैल्यू आ गई 4। अब निकालो लोन पेयर, लोन पेयर कैसे निकालोगे, Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है आपका लोन पेयर, ठीक। Z की वैल्यू आती है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ करोगे, देखो मिडल में रख दो ऑक्सीजन को, ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब लगा दो एटम कैसे कैसे भाई, देखो बॉन्ड पेयर बन रहे हैं 3, तो 3 तो बॉन्ड बनाएंगे और एक आपका लोन पेयर रहेगा, तो बॉन्ड दिखाओगे इस तरीके से, 3 तो बॉन्डेड है और एक क्या है आपका लोन पेयर है। अब लोन पेयर है, आपको पॉइंट लिखवाया भी मैंने कि अगर लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0 तो ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं होगी, या ज्योमेट्री क्या हुआ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर मैं इसकी पूछूं आपसे शेप, तो शेप क्या आएगी, इन्हें ढक दो, छिपा दो इनको ऐसे, तो शेप आप कैसे दिख रही है पिरामिडल, कैसी है पिरामिडल। तो क्लियर हुआ आपको, इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन करेंगे सोल्व, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सभी अच्छे से क्लियर हुए हो, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने अपना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेस्पर थ्योरी भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको सभी को अच्छे से क्लियर हुआ हो, और उम्मीद रखती हूँ कि सभी बच्चे इनके जवाब देंगे मुझे, जो मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, रिप्लाई करेंगे सभी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।